हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमजीएम क्लासेस विद मी संगीता खटकर। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम 7th क्लास की एसएसटी बुक का हिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट स्टडी करेंगे। स्टूडेंट्स, इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले आइए हम चलते हैं इसके जो टॉपिक है उसका अर्थ समझ लेते हैं। ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 ईयर। ट्रेसिंग चेंजेस मींस जो 1000 ईयर से मतलब जो हजारों वर्षों के दौरान जो चेंजेस हुए हैं, किसमें, इसमें बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, तो उनके ऊपर हम कुछ जांच पड़ताल करते हैं। मतलब क्या क्या चेंजेस हुए हैं उनको हम डीपली देखते हैं। टेक अ लुक। यहाँ पर क्या है, आपको 2 मैप दिए हुए हैं। अपनी बुक में देखेंगे आप तो आपको 2 मैप शो होंगे। वन यहाँ पर है, वन नेक्स्ट स्लाइड पे शो होगा। टेक अ लुक एट मैप 1 एंड 2। मैप 1 वाज मेड इन 1154 सीई बाय द अरब जियोग्राफर अल इद्रिसी। कि यहाँ पर दो जो मैप दिए हैं उसमें मैप 1 जो है वो एक अरब जियोग्राफर थे अल इद्रिसी, उन्होंने 1154 सी में बनाया था। The section reproduced here is a detail of the Indian subcontinent from his larger map of the world। कि यहाँ पर जो उन्होंने ये जो मैप बताया है, तो उन्होंने उस मैप में जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट था उसमें वर्ल्ड के अंदर जो मैप था उसका एक लार्जर व्यू दिया, मतलब बड़ा मैप बना के बताया है। और जो मैप 2 है वाज मेड इन द 1720s। तो उसको 1720s में बनाया था एक फ्रेंच कार्टोग्राफर। कार्टोग्राफर मीन्स जो मैप बनाने के काम करते हैं उसको बोला जाता है कार्टोग्राफर। द टू मैप्स आर क्वाइट डिफरेंट। अब जो एक मैप बनाया था अल इद्रिसी ने बनाया था, और एक जो मैप बनाया था वो फ्रेंच कार्टोग्राफर के द्वारा बनाया गया था। तो जो दोनों ही मैप हैं वो बिल्कुल डिफरेंट है एक दूसरे से, इवन दो दे आर ऑफ द सेम एरिया। जबकि वो एक ही एरिया को लेकर बनाए गए हैं, लेकिन फिर भी उनमें डिफरेंस देखने को मिलेगा। इन अल इद्रिसीज मैप साउथ इंडिया इज वेयर वी वुड एक्सपेक्ट टू फाइंड नॉर्थ इंडिया। कि जो अल इद्रिसी ने जो मैप बनाया उसमें साउथ इंडिया जो है वो हमें कहाँ मिलेगा, हम एक्सपेक्ट नहीं करते। हम नॉर्थ इंडिया में, जहाँ नॉर्थ इंडिया ढूंढते हैं आज के टाइम में, वहां हमें साउथ मिलेगा। जैसे कि देखो आपको यहाँ दिख रहा होगा, ये आप इंडिया का जो एट प्रेजेंट मैप है ना उसको उल्टा करेंगे ना तो वहाँ श्रीलंका शो हो रहा होगा। तो ये यहाँ टॉप की तरफ श्रीलंका शो किया है, यहाँ पर अपना साउथ वाला पार्ट है वो यहाँ शो किया है। तो ये बिल्कुल उल्टा है इसमें। यहाँ पे जैसे इन्होंने कहा है श्रीलंका इज द आइलैंड एट द टॉप, मतलब श्रीलंका आइलैंड को इन्होंने कहा दिया, टॉप पे दिया। जबकि अपन एट प्रेजेंट मैप में टॉप पे क्या है, जम्मू एंड कश्मीर है, लेकिन यहाँ बिल्कुल अलग है। प्लेसेस नेम्स आर मार्क्ड इन अरेबिक। यहाँ पर जो प्लेसेस के नेम दिए हैं वो अरेबिक लैंग्वेज में दिए हैं, तो वो थोड़ा सा हमारे लिए समझना मुश्किल है क्योंकि अरेबिक लैंग्वेज बिल्कुल हमारे लिए अलग होती है। एंड देयर आर सम वेल नोन नेम्स लाइक कन्नौज इन उत्तर प्रदेश। ठीक है, और उसके बाद में जो मैप है, मैप 2 बताया यहाँ पर, तो उसके अंदर जैसे नेम दिया कन्नौज का, जो कि उत्तर प्रदेश में बताई है, जिसको उन्होंने बोला है मैप में इसकी स्पेलिंग कन्नौज की QUNAUJ दे रखा है। ठीक है, मैप 2 वाज मेड नियरली 600 ईयर आफ्टर मैप 1। कि जो मैप 2 जो बनाया गया था वो मैप 1 के 600 ईयर के बाद में बनाया था, ड्यूरिंग विच टाइम इंफॉर्मेशन अबाउट द सब कॉन्टिनेंट हैड चेंज कंसिडरेबली। लेकिन उस समय जब वो मैप बनाया गया था तो ये कह रहे हैं कि जो सब कॉन्टिनेंट की जो बहुत सारी जो इंफॉर्मेशन है उस टाइम में बहुत ज्यादा चेंज हो गया था। कंसिडरेबली मतलब बहुत ज्यादा उसमें चेंज हो गया था। दिस मैप सीम्स मोर फेमिलियर टू अस। और जो मैप 2 है वो हमें फेमिलियर लगता है। क्यों? क्योंकि वही मैप अपन देखते हैं, अभी अपन साउथ में देखते हैं ना, ऐसा ही दिखता है अभी भी, तो वो हमें ज्यादा फेमिलियर दिखता है। एंड द कोस्टल एरिया इन पर्टिकुलर आर सरप्राइजिंगली डिटेल। और जो कोस्टल एरिया जो है मैप 2 में वो हमें उसको डिटेल में अगर अपन देखेंगे तो हमें बहुत आश्चर्य होएगा उसको देख के। क्यों होगा? दिस मैप वाज यूज्ड बाय यूरोपियन सेलर्स। ये जो मैप है ना ये यूरोपियन सेलर्स के द्वारा यूज किया जाता था एंड मर्चेंट्स के द्वारा यूज किया जाता था जब वो अपनी वॉयज पे निकलते थे। वॉयज मीन्स जो अपनी समुद्री यात्राओं पे जाते थे तो उस टाइम वो उसको यूज करते थे। Equally important is the fact that the science of cartography different in the two period। तो ये बात हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है इतना ही कि जो साइंस थी कार्टोग्राफी की, मीन्स जो मैप बनाने की जो साइंस थी वो बिल्कुल 2 पीरियड्स में बिल्कुल डिफरेंट थी। व्हेन हिस्टोरियंस रीड डॉक्यूमेंट
जब हिस्टीरियंस डॉक्यूमेंट रीड करते थे मैप्स को लेकर एंड टेक्स्ट फ्रॉम द पास्ट, तो पास्ट से रीड करते हैं, दे हैव टू बी सेंसिटिव टू द डिफरेंट हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड। तो अभी कोई भी हिस्टीरियंस अगर रीड करे तो उनको बहुत ध्यान रखना पड़ता है हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड का, उसमें द कॉन्टेक्स्ट क्या दिया है और इन विच इंफॉर्मेशन अबाउट द पास्ट आर प्रोड्यूस, और पास्ट को लेकर क्या इंफॉर्मेशन उसमें दी गई है, तो उनको बहुत ध्यान से सेंसिटिवली उसको रीड करना पड़ता है, समझना पड़ता है किस टर्म को किस तरह से यूज किया गया है, बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। अब आइए अपन देखते हैं न्यू एंड ओल्ड जो टर्मिनोलॉजीज हैं, जो नई और पुरानी टर्मिनोलॉजीज की बात करी गई है। टर्मिनोलॉजी से मतलब जो शब्दावली वगैरह होती हैं, मीन्स उसके अंदर जो क्या क्या चेंज हुए हैं, मीनिंग अलग निकलते हैं वो। इफ द कॉन्टेक्स्ट इन विच इंफॉर्मेशन इज प्रोड्यूस चेंज विद टाइम, कि यदि जो कॉन्टेक्स्ट है जिसमें इंफॉर्मेशन, कोई भी कॉन्टेक्स्ट मान लो, कोई भी टॉपिक को लेकर कोई इंफॉर्मेशन दी गई है, प्रोड्यूस चेंज विद टाइम, उसमें अगर समय के साथ साथ चेंज आ जाता है, जैसे कि अभी अपन ने पढ़ा मैप में चेंज आया, वैसे ही अगर कोई कॉन्टेक्स्ट है उसमें समय के साथ अगर चेंज आ गया है, व्हाट अबाउट लैंग्वेज एंड मीनिंग, तो फिर कॉन्टेक्स्ट में चेंज आया तो उसके अंदर जो लैंग्वेज यूज करी गई है, जो मीनिंग दिए हैं, वोकेबलरी वगैरह उसकी मीनिंग दिए, उनके साथ क्या हुआ, उनका क्या होगा, उनमें क्या चेंज आए। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स एग्जिस्ट इन वैरायटी ऑफ लैंग्वेजेस, जो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स हैं वो अलग अलग लैंग्वेजेस के अंदर अपन को मिल जाएंगे, विच हैज चेंज कंसिडरेबली ओवर द ईयर, और जिनमें समय के साथ साथ मतलब सालों में उनमें बहुत ज्यादा चेंजेस आ गए हैं। अब जैसे एग्जांपल के लिए इन्होंने बोला है कि जो मिडिवल पर्सियन है फॉर एग्जांपल इज डिफरेंट फ्रॉम मॉडर्न पर्सियन, जो मिडिवल पर्सियन है मतलब फारसी जो है वो मॉडर्न फारसी से बिल्कुल अलग है। द डिफरेंस इज नॉट जस्ट विद रिगार्ड टू ग्रामर एंड वोकेबलरी, अब उनमें जो डिफरेंस है ना, जो मिडिवल पर्सियन में और जो मॉडर्न पर्सियन के अंदर डिफरेंस बता रहा है, तो वो ना केवल ग्रामर और वोकेबलरी से ही रिगार्ड नहीं है, मतलब उन्हीं से रिलेटेड नहीं है, द मीनिंग ऑफ वर्ड आल्सो चेंज ओवर टाइम, लेकिन उनके अंदर जो मीनिंग यूज किए जा रहे हैं उस समय के साथ साथ वो भी चेंज हो गए। अब एक छोटा सा एग्जांपल मैं बताऊं कि कुछ टाइम पहले ही अपन कलर की स्पेलिंग लिखते थे तो अपन COLOUR लिखते थे, लेकिन एट प्रेजेंट अपन देखेंगे ना तो बहुत सारे मीनिंग, जैसे COLOR भी है कलर की, वो भी राइट स्पेलिंग है, मतलब समय के साथ साथ चेंज आ गए। वैसे ही ग्रामर और वोकेबलरी में तो चेंज आए हैं, और जो मीनिंग है वर्ड्स के वो भी समय के साथ चेंज हो गए हैं। टेक द टर्म हिंदुस्तान फॉर एग्जाम्पल, अब इन्होंने एग्जाम्पल बताया कि जैसे अपन हिंदुस्तान की बात करते हैं, टुडे वी अंडरस्टैंड इट एज इंडिया, तो हिंदुस्तान का मतलब आज अपन क्या समझते हैं, प्रेजेंट में जो हमारा इंडिया है उसको हम हिंदुस्तान भी बोलते हैं ना, द मॉडर्न नेशन स्टेट जो हमारा एक राष्ट्रीय राज्य है, ठीक है। when the term was used in the 13th century, लेकिन जब ये टर्म हिंदुस्तान 13th सेंचुरी में यूज की जाती थी, मिनहाज सिराज के द्वारा बताया है, क्रोनिकलर हु रोट इन पर्सन, जिन्होंने पर्सन में लिखा तो उसके बारे में, तो उनका मतलब था एरिया ऑफ पंजाब की, अगर हिंदुस्तान है मीन्स एरिया है पंजाब हरियाणा का, एंड लैंड्स बिटवीन द गंगा एंड यमुना, और गंगा और यमुना के बीच की जो लैंड है वो हमारा हिंदुस्तान मानते थे। ही यूज द टर्म इन अ पॉलिटिकल सेंस, और उन्होंने ये जो टर्म है ये पॉलिटिकल सेंस में, राजनीतिक सेंस में यूज करी थी इस लैंड के लिए, दैट वर अ पार्ट ऑफ द डोमिनेंस ऑफ दिल्ली सल्तनत, और उस समय ये किसका पार्ट था, दिल्ली सल्तनत के अधीन था, उनके अंडर में ये पार्ट आता था। द एरियाज इंक्लूड इन दिस टर्म शिफ्टेड विद द एक्सटेंट ऑफ सल्तनत, अब जो एरियाज हैं इसके अंदर जो आए थे वो एक्सटेंड हो गए, जैसे जैसे दिल्ली सल्तनत एक्सटेंड हुई ये टर्म भी एक्सटेंड हो गई, सॉरी ये एरियाज भी एक्सटेंड हो गए। टर्म नेवर इंक्लूड साउथ इंडिया, लेकिन उसमें कभी भी साउथ इंडिया जो है वो इंक्लूड नहीं हुआ, मतलब जैसे जैसे दिल्ली सल्तनत बढ़ी वैसे वैसे ये एरियाज भी बढ़ गए, लेकिन उन एरियाज में साउथ इंडिया उसमें एक्सटेंड नहीं हुआ था, वो दिल्ली सल्तनत के अधीन नहीं हुआ था। बाय कॉन्ट्रास्ट इन द अर्ली 16th, अब इसके विपरीत अगर अपन देखें तो अर्ली 16th सेंचुरी के अंदर बाबर यूज हिंदुस्तान, बाबर ने हिंदुस्तान वर्ड यूज किया था किसके लिए, टू डिस्क्राइब द जियोग्राफी, द फ्यूना एंड द कल्चर ऑफ द इनहेबिटेंट्स, तो उन्होंने यूज किया था जियोग्राफी बताने के लिए, और द फ्यूना, तो दो चीजें होती हैं एसएसटी में अपन दो चीजें पढ़ते हैं, फ्यूना एंड फ्लोरा। फ्यूना का मतलब होता है बर्ड्स एनिमल्स वगैरह, फ्लोरा मीन्स फ्लावर से अपन याद रख सकते हैं, फ्लावर मतलब पेड़ पौधे वगैरह। तो यहाँ पर बाबर ने जियोग्राफी और वहाँ के पक्षियों के बारे में, जानवरों के बारे में बताने के लिए, एंड कल्चर ऑफ द इनहेबिटेंट्स, और वहाँ रहने वाले लोगों के कल्चर के बारे में, उनकी संस्कृति के बारे में बताने वालों के लिए ये यूज किया था जो उस सब कॉन्टिनेंट में रहते थे। As we will see later in the chapter, this was somewhat similar to the way
तो जब आगे हम चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि द वे द 14th सेंचुरी पोइट अमीर खुसरो, कि जो 14th सेंचुरी के पोइट थे अमीर खुसरो यूज द वर्ड हिंद, तो उन्होंने वर्ड यूज किया था हिंद. While the idea of geographical and cultural entity like India did exist, the term Hindustan did not carry the political and national meaning. तो उन्होंने जो हिंद वर्ड यूज किया इसका मतलब ये नहीं है कि इंडिया का भी वो उसी सेम चीज को बताने के लिए यूज कर रहे हैं. हिंदुस्तान के अंदर उन्होंने क्या है, राजनीतिक और जो नेशनल मीनिंग है वो इंक्लूड नहीं किया था. ठीक है, जो कि आज अपन मानते हैं, उनका हिंदुस्तान से वो मतलब नहीं था. Historians today have to be careful about the terms they used. जो हमारे हिस्टीरियंस है आज उनको बहुत केयरफुल होना चाहिए जब वो टर्म्स यूज करते हैं ये पास्ट की. क्यों? बिकॉज दे मीन डिफरेंट थिंग्स इन द पास्ट. क्योंकि अब आज के टाइम में जो मीनिंग निकलता, पास्ट में उनके मीनिंग बिल्कुल अलग निकलते थे. टेक फॉर एग्जाम्पल अ सिंपल टर्म लाइक फॉरनर. अब यहाँ पर इन्होंने एक एग्जाम्पल बताया है, एक वर्ड है फॉरनर. इट इज यूज टूडे टू मीन समवन हु इज नॉट एन इंडियन. अब आज के टाइम में अपन क्या समझते हैं, फॉरनर मीन जो इंडिया का पर्सन नहीं हो, मतलब आउट ऑफ इंडिया का जो कोई भी पर्सन होगा अपन बोलते हैं फॉरनर है. बट पास्ट में ऐसा नहीं था. इन द मिडिवल पीरियड ऑफ फॉरनर, मिडिवल पीरियड के अंदर अपन देखते हैं तो फॉरनर वाज एनी स्ट्रेंजर हु अपीयर्ड से इन अ विलेज, गिवन विलेज. तो वो जो कि स्ट्रेंजर्स होता था, स्ट्रेंजर मतलब अजनबी होता था एक विलेज के अंदर. समवन हु वाज नॉट अ पार्ट ऑफ द दैट सोसाइटी. हाँ, वो उस सोसाइटी का पार्ट नहीं होता था या उस कल्चर का पार्ट नहीं होता था, तो उसके लिए फॉरनर यूज किया जाता था. ऐसा नहीं जो भारत का भाग नहीं था, सॉरी भारत का भारत के जो सब कॉन्टिनेंट से बिलोंग नहीं करता था उसके लिए वो फॉरनर यूज करते थे. नहीं, वो सिर्फ विलेज के कंसीडर में यूज करते थे. और हिंदी टर्म में जो परदेसी इसको बोला जाता है और इसको डिस्क्राइब किया है जैसे कि पर्सन, एंड इन पर्सियन अजनबी, और पर्सियन में उसको बोला जाता था अजनबी. अ सिटी ड्वेलर देयरफॉर माइट हैव रिगार्ड अ फॉरेस्ट ड्वेलर एज अ फॉरेनर. अब एक सिटी ड्वेलर मतलब एक शहर का निवासी जो था, अगर कोई गांव का निवासी आता था तो उसके लिए फॉरेनर होता था. बट टू पीजेंट्स लिविंग इन द सेम विलेज, लेकिन अगर दो पीजेंट्स मीन्स दो किसान, पीजेंट्स मीन्स जो फार्मर होते हैं, किसान होते हैं जो सेम विलेज में रहते हैं, वो नॉट फॉरनर, लेकिन उनको फॉरनर नहीं कहा जाता था एक दूसरे को. क्यों? क्योंकि इवन दो दे मे हैव द डिफरेंट, सॉरी क्यों नहीं आएगा यहाँ पर, कि उनको फॉरनर नहीं बोलते थे आपस में. क्यों? कि वो अलग अलग रिलीजन से है या अलग अलग कास्ट बैकग्राउंड से, ऐसा नहीं है. क्योंकि वो उसी गांव में रहते थे, साथ में रहते थे, एक दूसरे के लिए नॉन थे, इसलिए उसको फॉरनर नहीं बोलते थे. चाहे उनका रिलीजन कुछ भी हो, चाहे उनकी कास्ट कुछ भी हो, कास्ट बैकग्राउंड कुछ भी रहो, वो उनके लिए फॉरनर नहीं होते थे. सो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस चैप्टर part first. Meet you soon in the next part. Don't forget to like, share and subscribe my channel. Thank you.